guys, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू, इट्स अ स्केलर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, क्रॉसिंग द एरिया. ओके, this is a scalar quantity which is proportional to magnetic field lines crossing the area. तो सेम ही हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली एरिया कि भैया ये हमारा एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? एरिया वेक्टर ये ले लो और फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट ए, बी डॉट ए. हाँ या ना? अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती तो फ्लक्स हो जाता 0. ये भी समझ में आ गया कि मान लो ऐसे होता और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती तो फ्लक्स थ्रू दिस वन कितना हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू वन हो जाएगा बी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया ले लिया. और अगर ऐसा ले लिया हमने, ऐसा ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लिया, तो फ्लक्स थ्रू दिस कितना हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू वन मेरे ख्याल से बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 बोल लो. हाँ, आउटर वाला लिख दोगे तो मतलब अगर आउटर नॉर्मल होगा तो माइनस बोलना पड़ेगा. तो फ्लक्स थ्रू वन इज सेम एज फ्लक्स थ्रू 2, दैट इज मैग्नीट्यूड इज बी पाई आर स्क्वायर बाई 2. हाँ या ना? ये समझ में आ गया. हालांकि यूनिफॉर्म फील्ड वाले केस में नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी? थ्रू अ क्लोज्ड एरिया 0 ही होगी, 0 होगी. हाँ या ना? अब याद आया कि यार गॉस लॉ होता था, कुछ याद आ रहा है? गॉस लॉ होता था. गॉस लॉ क्या कहता था? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी ए का इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड एरिया is charge enclosed net upon epsilon naught. हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई. वो ये कहता था कि कोई क्लोज्ड एरिया है, यहां पे चार्ज क्यू रख दिया, तो इस कर्व्ड एरिया या वॉट एवर एरिया, इस क्लोज्ड एरिया के थ्रू नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. हाँ या ना? कभी जो नेट लाइनें निकलेंगी, नेट लाइनें निकलेंगी, एक्चुअली निकलेंगी. हाँ या ना? तो वो फ्लक्स क्रिएट करेंगे, वो कितना हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. और बाहर वाले चार्ज के कारण क्लोज्ड एरिया पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0. ये बात भी समझ में आ रही है. फिर मेरे मैग्नेटिज्म के अंदर दिमाग लगाया, मैंने कहा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या बोलेगा? मैंने कहा क्लोज्ड एरिया है, फिर से क्लोज्ड एरिया है. कैसा एरिया है? क्लोज्ड एरिया है. फिर मेरे दिमाग में आया क्लोज्ड एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती थी, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स. तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये नहीं कह सकते ना, इसमें तो क्या होता था कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज और कम फ्रॉम इंफिनिटी और एंड ऑन इंफिनिटी और व्हाटएवर. इसमें तो कोई फील्ड लाइन अगर ऐसे आएगी तो कहीं ना कहीं से वो बेचारी एग्जिट भी करेगी ही करेगी. हाँ या ना? कहीं से एंटर करेगी तो कहीं ना कहीं से एग्जिट भी करेगी. सर्कुलर लूप नहीं, लूप तो होंगे ना क्लोज्ड. तो क्या मैं कह सकता हूं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड एरिया इज ऑलवेज 0. क्योंकि एग्जिट माइनस एंटर से सोचा, जितनी लाइनें एग्जिट करेंगी उतनी ही एंटर भी करेंगी, जितनी लाइनें एग्जिट करेंगी उतनी एंटर भी करेंगी. क्यों? क्योंकि दे ऑलवेज फॉर्म closed loops. So that is your Gauss law for magnetism. What is your Gauss law for magnetism? B dot dA का integral over a closed area is always 0. समझ में आया कि नहीं आया? This is sometimes called as law of monopoles. Law of monopoles. Why is it called
लॉ ऑफ मोनोपोल्स, लॉ ऑफ मोनोपोल्स। मैंने कहा रुको, एग्जैक्टली मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते मैग्नेटिज्म में, हमेशा डाइपोल होते हैं। क्योंकि तभी तो ये, क्योंकि किसी ने ज्यादा दिमाग लगाया, उसने कहा बी डॉट डी ए का इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड एरिया, इसको लिख दो जैसे इसमें लिखा था ना तुमने, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो किसी महानुभाव ने करने की कोशिश करी होगी म्यू नॉट इनटू चार्ज मैग्नेटिक नेट एनक्लोज्ड, चार्ज मैग्नेटिक चार्ज नहीं, मैग्नेटिक चार्ज का मतलब क्या बोल रहा हो, वो ये कह रहा होगा बार मैग्नेट है ना, तो जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिज्म में ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। फिर उसने अपना ज्यादा ही दिमाग सिक्स सेंस लगाया, कहा कि इसको मान लो पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और इसको मान लो नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, हाँ या ना। तो ये नेट चार्ज जीरो ही होगा, क्योंकि कभी तुम पोल को अलग नहीं कर सकते, पोल को तुम कभी अलग नहीं कर सकते, पेयर में ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर इसके अंदर है तो नॉर्थ भी है और साउथ भी है, तो नेट जीरो होगा। अब किसी बच्चे ने फिर ऑब्वियसली डाउट आ सकता है कि सर हमने मैग्नेट को ऐसे रख दिया तो ये नॉर्थ है ये साउथ है, बात तो सही बोली। फिर तुमने अगर पढ़ा हो कि अगर मैग्नेट को तोड़ देते हैं तो यहां नॉर्थ बन जाता है, यहां साउथ बन जाता है। तो ऐसे सोचो ना, ये तोड़ दिया, यहां फिर साउथ हो गया, यहां नॉर्थ हो गया, तो नेट क्या हो गया, जीरो। तो लॉ ऑफ मोनोपोल्स क्यों बोला, मोनोपोल्स इन मैग्नेटिज्म, मोनोपोल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ऑलवेज डाइपोल एग्जिस्ट, ऑलवेज डाइपोल एग्जिस्ट, therefore it's called as law of monopoles, law of monopoles. So Gauss law for magnetism, B dot dA का integral over a closed area is always zero, B dot dA का integral over a closed area is always zero. मैक्सवेल ने कहा कि इन चार लॉ से मोर और लेस एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड। उसके बाद सपोजिटली एक तरीके से ऑप्शन था टू चूज आइदर कूलम्ब लॉ और गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यही दो लॉ थे, ही चोज गॉस लॉ, दैट्स मोर जनरल। उसने कहा ई डॉट डी ए का इंटीग्रल, ई डॉट डी ए का इंटीग्रल इज चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा उसने चूज किया गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, बी डॉट डी ए का इंटीग्रल इज ऑलवेज जीरो। फिर बायोट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ में चॉइस थी, तो उसने चूज किया एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। तो कितने हो गए, ये हो गया गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये हो गया एम्पियर्स लॉ, और एक और लॉ चूज किया फैराडेज लॉ। और उसने कहा ओके योर मैग्नेटिज्म इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ओवर, हाँ या ना। तो इसने क्या किया, अब इसने किताब लिख दी, बेसिकली क्या किया, औरों के लॉ को पकड़ा, एच.सी. वर्मा लिख दिया और फिर कहा कि ओके आई एम गॉड। समझ में आया कि नहीं आया, लॉ सबके किसी और के थे, इसने भी एक कंट्रीब्यूशन किया। इसमें करेक्शन है, एम्पियर लॉ में करेक्शन है, कुछ ऐसा होता है, ये करेक्शन करी एम्पियर ने, दिस इज कॉल्ड करेक्शन ऑफ सॉरी मैक्सवेल करेक्शन टू एम्पियर्स लॉ। हाँ बताऊंगा मैं, ये अगले चैप्टर में बताऊंगा। एक चैप्टर है घटिया सा, ईएम वेव, डिस्प्लेसमेंट करंट, हो गया। क्या होता है? अरे तो मैंने तो बताया ही नहीं ना क्या है ये, चल मार। सर ये चीज सही है, हाँ ये सही तो बोला, ये होना चाहिए, लेकिन ये चीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। कभी चार्ज नेट एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक चार्ज नेट एनक्लोज्ड वुड बी ऑलवेज जीरो। फैराडेज लॉ, स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी है, दिन वाला डे होता है क्या, फैराडे।
ठीक है, फैराडेज लॉ। गाइस फैराडे लॉ ये बोलता है, सुनो मेरी बात, उसको छोड़ो यार, इसके बारे में काहे टेंशन ले रहे हो, तो मैंने कराना है, इस पे एक दो न्यूमेरिकल भी बन जाता है, वो भी कराना है, ठीक है। वैसे जैसे ही ये करा दिया ना तो तुम्हारा ईएम वेव पूरा हो चुका। उसमें दो फॉर्मूले थे, एक कायदे का ये था और एक मैं बता चुका हूँ, c is 1/√μ0 स्पीड ऑफ लाइट। गाइस अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, फैराडेज लॉ, ईएमआई। फैराडेज लॉ कहता है अगर हमारे पास कोई क्लोज लूप है, क्या है, क्लोज लूप है, वायर है, क्लोज्ड लूप है, इफ वी हैव अ क्लोज्ड लूप से वायर, और क्लोज लूप के थ्रू एक्सटर्नल फील्ड के कारण कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है कि एक्सटर्नल फील्ड के कारण कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है, सही भी तो कह रहा हूं, तो ये लूप है, मान लो ये लूप ऑफ वायर है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकती है ना, इसके एरिया के थ्रू, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स हो गई। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट है, तुम कहोगे कैसे टाइम डिपेंडेंट हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकती है। फ्लक्स क्या होता था, बी ए कॉस थीटा, बी टाइम डिपेंडेंट दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो टाइम डिपेंडेंट थी, मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो टाइम डिपेंडेंट थी, हाँ या ना, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो फ्लक्स भी टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा। या एरिया टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, आई डोंट नो कैसे होगा, लेकिन एरिया टाइम डिपेंडेंट है। या फिर या करंट कहां से आ गया, करंट कहां से आ गया, मैंने तो फ्लक्स बोला है, मैंने तो ये बोला है कि फ्लक्स होती है बी ए कॉस थीटा, या तो बी चेंज कर दो, या ए चेंज कर दो, या थीटा चेंज कर दो, या सबको चेंज कर दो। थीटा एंगल मतलब कि जब तुमने फील्ड ऐसे रख ली यार, एंगल क्या चेंज कर दिया इसको, हाँ कुछ भी कर सकते हैं, एंगल चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट आ जाएगी। तो ये बोल रहा है कि क्लोज लूप है, बी एक्सटर्नल के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट है तो इस लूप की बाउंड्री पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, हो जाएगा बस। और वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, दैट इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर टर्न्स n है, n टर्न्स हैं, तो n से मल्टीप्लाई कर दो, कि एक टर्न था लूप का, तो एक टर्न पे इतना ईएमएफ बनेगा d∅dt, दूसरे टर्न पे भी उतना बनेगा, तीसरे टर्न पे भी उतना बनेगा, हाँ तो कॉइल टाइप हो गया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बैटरी बन जाएगी, जो बैटरी बनेगी वो n∅dt की बनेगी। तो बेसिकली बैटरी तो बनी है, ईएमएफ इंड्यूस मतलब बैटरी बन गई उस बाउंड्री पे, फिर करंट भी आएगा, वो करंट इंड्यूस कहलाता है, उस बैटरी के कारण इंड्यूस्ड करंट। आई डोंट नो मैन तो ईएमएफ पे डिपेंड करेगा, वो ईएमएफ अगर कांस्टेंट आ रहा है तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, रेट कांस्टेंट आ गया फिर तो हो जाएगा। हाँ समझ में आया कि नहीं आया, मतलब बेसिकली फैराडे लॉ क्या कह रहा है कि क्लोज्ड लूप है, उसमें फ्लक्स अगर टाइम डिपेंडेंट है तो ईएमएफ नेट इंड्यूस्ड इज गिवन बाय d∅dt, और अगर टर्न्स n है तो n∅dt। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये तो हो गया फैराडे लॉ, ये तो हो गया फैराडे लॉ, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड वो कैसे बनेगा, दैट डायरेक्शन इज गिवन बाय समथिंग कॉल्ड एज लेंज लॉ। हुआ ये था कि फैराडे एंड लेंज दे केम अप विद द सेम लॉ एट द सेम टाइम, रफली द सेम टाइम, एंड फिर फाइट हो गई कि भाई मेरा क्रेडिट, तो उसने कहा मैग्नीट्यूड का तू रख ले और डायरेक्शन का मैं रख लूंगा। तो लेंज लॉ कहता है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ
induced is such that it opposes the flux change that creates it. कुछ पल्ले नहीं पड़ा। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। फ्लक्स की डायरेक्शन कौन कह रहा है? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज सच दैट इट अपोजेस द फ्लक्स चेंज बोला है, फ्लक्स डायरेक्शन थोड़ी बोला है। फ्लक्स चेंज दैट क्रिएट्स इट। अच्छा, फ्लक्स को चेंज होने से रोके। तुम कहोगे हाउ द हेल कैन, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो फ्लक्स को चेंज होने से कैसे रोक सकता है? मैंने सोचा, मैंने कहा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो इस इंड्यूस्ड करंट के कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फ्लक्स को चेंज होने से रोक सकती है। समझ में आई बात है नहीं आई? कि फ्लक्स चेंज, देखो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके कारण करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट भी बनेगी, और जो ये बी एक्सटर्नल को या फ्लक्स को चेंज होने से रोक सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर फैराडे निकला फ्रॉड। उसने जब अपना लॉ स्टेट किया तो उसने ऐसे स्टेट किया, वो डायरेक्शन का क्रेडिट भी लेना चाह रहा था। और अपोजिट कर दिया ना उसने, d∅dt का उल्टा। इसलिए फैराडे लॉ इज ऑलवेज रिटन एज माइनस n d∅dt, माइनस d∅dt। माइनस मतलब माइनस से मत सोचो, हमने कहा वी विल गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू लेंस। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इधर देखो, मान लो मेरे पास बार मैग्नेट है। ये चैप्टर बहुत ही मस्त और थ्योरेटिकल सा चैप्टर लगेगा और सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। बार मैग्नेट है, ये डॉटेड कर दिया डॉटेड। ये लूप है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की कैसे बनेंगी? हाँ, एन से बाहर निकलेंगी, ऐसे एरो बनेगा। हाँ या ना? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे पास पास है, बाहर तो दूर दूर होती जा रही है ना। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी और दूर जाते जाएंगे मैग्नेट से तो कम होती जा रही है। Am I right? That makes sense or not? अब यहाँ पर जो ये लूप है, इसके थ्रू फ्लक्स तो है लेकिन वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये अगर स्टॉप्ड है तो फिर हमने कहा ना स्टॉप मत करो ना, इसको इधर मूव करो, इसको इधर की तरफ मूव करो। तो मैंने कहा यार देखो ऐसा है, फ्लक्स बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि टेक्निकली बी इधर है, एक तरीके से बी इधर है और एक तरीके से ए भी इधर है। बी ऐसे नहीं था, वो फ्लक्स निकालना तो वेरी हेडेक वाला चीज, लेकिन बी डॉट ए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जानबूझ के फ्लक्स को क्या रखो? हमेशा पॉजिटिव। अब तुम सोचो, फ्लक्स एक तरीके से क्या हो गया? बी ए टाइप का हो गया ना, और टाइम के साथ बी तुम्हारा बढ़ेगा तो फ्लक्स तुम्हारा बढ़ेगा। इडियट, मैंने क्योंकि यहां पे मैग्नेट नीचे आ जाएगा तो यहां पे ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा तो फील्ड ज्यादा होगी ना। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तुम सोचो ना, बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कम होती है, यहां पे ज्यादा होती है, तो ज्यादा लाइनें पास करेंगी। ऐसी लाइनें भी रही होंगी अभी तो जो साइड से निकल गई थी। हाँ या ना? ये मैग्नेट ऐसे था। तो अब मैं ये कहूंगा कि बी हमारा टाइम के साथ बढ़ रहा है, बी हमारा टाइम के साथ बढ़ रहा है। मैंने कहा बढ़ने मत दो, इसका मतलब बी इंड्यूस इधर की तरफ आना चाहिए। वो कहेगी भाई बी क्यों बढ़ रहा है? मैंने कहा बी इंड्यूस ड्यू टू अ लूप, तो करंट शुड बी लाइक दिस, तो करंट शुड बी लाइक दिस, तो बैटरी शुड बी लाइक दिस। बात समझ में आई या नहीं आई? आर यू श्योर? सो बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है।
इस बार इधर की तरफ मूव कर दिया, फिर से बाहर मैग्नेट है, इस बार साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, इस बार इधर की तरफ मूव कर दिया, फिर से बाहर मैग्नेट है, ये हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इस बार इधर मूव कर दिया। तो हर एक में तुम्हें करंट इंड्यूस्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मतलब एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड की डायरेक्शन बतानी है, पोलैरिटी बतानी है। हाँ बोलो। इधर बी है और दूर लेके जाओगे तो बी डिक्रीज करेगा, तो बी इंड्यूस कहेगा ओए डिक्रीज मत हो, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। बी इंड्यूस ऐसे है तो करंट ऐसे है, करंट ऐसे है तो बैटरी ऐसे है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और जब ये पास आ रहा है तो ये बी की वैल्यू बढ़ रही होगी, बी की वैल्यू बढ़ेगी तो बी इंड्यूस कहेगा ओ मत बढ़, तो बी इंड्यूस इधर होगा, बी इंड्यूस ऐसे होगा, तो बैटरी ऐसे बनेगी, हाँ या ना। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बी ऐसे है, इधर देख लो यार, ये बी डिक्रीज कर रहा है क्यों, क्योंकि दूर जा रहा है, तो इसका मतलब बी इंड्यूस कहेगा कि डिक्रीज कर रहा है तो भैया सपोर्ट करना पड़ेगा यार, डिक्रीज मत हो, तो करंट इधर होना चाहिए, तो बैटरी इधर होनी चाहिए। क्या टफ था, ऐसे था, ऐसे था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, अबे किधर जा रहा था, ये नीचे जा रहा था। एक और तरीका, इसमें ऐसे करंट इंड्यूस होना चाहिए कि नीचे ना आ पाए, नीचे ना आ पाए तो यहां पर नॉर्थ पोल बन जाए, यहां पर साउथ पोल बन जाए, और इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे हो जाए, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है तो करंट ऐसे हो जाए, बैटरी ऐसे हो जाए। आगे बोलो। जैसे जैसे हमने, ये था साउथ पोल, ये था नॉर्थ पोल, और ये ऐसे था, ओके, और ये दूर जा रहा था, ये कहता दूर मत जा, तो यहां पर अट्रैक्ट करे तो यहां पर नॉर्थ बन जाए, यहां पर साउथ बन जाए, तो फिर करंट ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। अनदर वे ऑफ थिंकिंग। गाइस यहां तक का समझ में आ गया? फिर मेरे दिमाग में आया और कैसे कर सकते हैं, और क्या सिचुएशन हो सकती है। मान लो ये वायर है, और ये वायर कैसा है, फ्लेक्सिबल वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इसे, कैसे रख दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम वेरिंग। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है भाई, टाइम वेरिंग। मैंने कहा टाइम के साथ ये कैसी फील्ड है, इंक्रीजिंग मान लो। तो मैंने कहा अब सोचते हैं क्या होगा, तो मैंने कहा भैया एरिया वेक्टर भी अंदर ले लो, बी तो अंदर है ही है, अब बी अगर इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो बी इंड्यूस बाहर होना चाहिए, बी इंड्यूस बाहर होना चाहिए, तो करंट इंड्यूस ऐसे होना चाहिए, तो बैटरी इंड्यूस ऐसे होनी चाहिए, हाँ या ना। हो गया। अच्छा बैटरी इंड्यूस ऐसे है तो करंट इंड्यूस ऐसे है, हेलो हेलो गाइस, करंट इंड्यूस ऐसे है। अब छोटे छोटे पार्ट पे मैं एक्सटर्नल फील्ड के कारण फोर्स देखना चाहूंगा। कैसे फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल किधर है, अंदर, तो डीएल वेक्टर ये हो जाएगा, बी एक्सटर्नल अंदर हो जाएगा, डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी, इधर फोर्स लगेगी। तो कहना इसे कि ये लूप कंप्रेस हो जाएगा, हाँ या ना। मान लो अगला क्वेश्चन सोचा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और ये लूप है, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ डिक्रीजिंग है। फिर क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड बाहर है
और ये टाइम के साथ इंक्रीजिंग है। फिर एक और क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है लेकिन ये टाइम के साथ डिक्रीजिंग है। समझ में आई बात या नहीं आई? और क्वेश्चन वही बन रहा है कि किसमें एक्सपेंड हो रहा है, किसमें कंप्रेस हो रहा है। हाँ, मैंने इसमें क्या कहा, इंक्रीज कर रहा है तो बी इंड्यूस बाहर होना चाहिए, और फिर बी इंड्यूस बाहर होना चाहिए, करंट ऐसे होना चाहिए। करंट की डायरेक्शन के बाद मैंने कहा कि करंट कैरिंग वायर पे एक्सटर्नल के कारण फोर्स निकालेंगे। करते जाओ करते जाओ। ओए मित्रों, इसमें बी डिक्रीज हो रहा था तो बी इंड्यूस अंदर लगेगा, और बी इंड्यूस कहेगा भाई तू बी डिक्रीज मत हो, बी इंड्यूस अंदर होगा तो करंट ऐसे होगा, करंट ऐसे होगा तो बैटरी ऐसे होगी। अब इसमें डीएल वेक्टर ले लो और बी एक्सटर्नल लेते हैं, बी एक्सटर्नल भी अंदर अंदर की तरफ, तो डीएल क्रॉस बी, इसका मतलब फोर्स डीएफ बाहर की तरफ लगेगा। तो फोर्स जब बाहर की तरफ लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। मैंने कहा ये बी इंक्रीज हो रहा है, ये बी इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहेगा भाई तू इंक्रीज मत हो, फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे बी इंड्यूस अंदर आएगा। बी इंड्यूस अंदर आएगा तो करंट ऐसे आएगा, बैटरी ऐसे आएगी, और करंट ऐसे है डीएल, और बी एक्सटर्नल ऐसे है, तो डीएल क्रॉस बी फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। फिर बी डिक्रीज हो रहा है तो बी इंड्यूस सपोर्ट करेगा, कहेगा भाई फ्लक्स कम मत हो रहा, तो बी इंड्यूस बाहर की तरफ होगा तो करंट ऐसे होगा, तो बैटरी ऐसे लगेगी, और बैटरी ऐसे लगेगी। अब ये डीएल ऐसे हो गया, अब डीएल क्रॉस बी, तो ये एक्सपेंड करेगा। हाँ या ना? बात समझ में आया या नहीं आया? सबका हो गया था? मैंने कहा फ्लक्स होती थी बी डॉट प्रोडक्ट विद ए, हाँ या ना? बी हो गया था बेसिकली। इधर देखना जरा, एंगल 0 है या 180, तो बी हो गया, बी अंदर है और बी इंक्रीज कर रहा है, एरिया को डिक्रीज कर दो। हाँ, कांस्टेंट रखने के लिए बी इंक्रीज कर रहा है, एरिया डिक्रीज कर दो, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। बी डिक्रीज हो रहा है तो एरिया को एक्सपेंड कर दो, बी इंक्रीज हो रहा है एरिया को कम कर दो, बी कम हो रहा है एरिया को बढ़ा दो, फ्लक्स सेम रहेगा। क्या? हाँ, मतलब मैंने तो सोच लिया, मैंने कहा बी कम हो रहा है, तो बी कम हो रहा है तो इसके थ्रू फ्लक्स कम होगा, तो एरिया बड़ा कर दो, तो इट विल ट्राई टू एक्सपेंड। बी बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो एरिया को कम कर दो। हमने ये सीखा कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था। ये रेजिस्टेंस आर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मान लो ये पटड़ियां हैं, ये स्लाइडर है, स्लाइडर की लेंथ L है, वेलोसिटी V दे दी, और वो कह रहे थे, हमने तो V क्रॉस B से कर दिया था, EMF कितना हो गया BLV। मैंने कहा ये तो मेरे को आता ही नहीं मोशनल EMF। मैंने कहा ये एक लूप है, इस डिस्टेंस को ले लो y, तो कहना इसे B अंदर है, एरिया वेक्टर भी अंदर ले लो, तो फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स हो गया BA cos 0, तो ये हो गया B, एरिया हो गया LY फ्लक्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, d∅dt, तो ये हो जाएगा BL dy/dt, तो ये हो गया BLV। हाँ, ये EMF इंड्यूस्ड हो गया और ये EMF इंड्यूस्ड हो गया BLV। अब डायरेक्शन अलग से सोचते हैं, मैंने कहा टाइम के साथ ये इधर जा रहा है, अब यार टाइम के साथ इधर जा रहा है तो एरिया बढ़ रहा है इसमें टाइम के साथ, तो फ्लक्स टेक्निकली बढ़ रही है, एरिया बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बी तो बी कांस्टेंट है लेकिन एरिया बढ़ता जा रहा है ना,
एरिया का मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ दिस लूप बढ़ता जा रहा है, तो मैंने कहा फ्लक्स, इसका मतलब बी इंड्यूस कैसा होना चाहिए, फ्लक्स को इंक्रीज से रोके, तो बाहर की तरफ होना चाहिए बी इंड्यूस, और बी इंड्यूस बाहर होना चाहिए, तो बैटरी करंट ऐसे होना चाहिए, बैटरी ऐसे होनी चाहिए। अब तुम कहोगे कि यार बैटरी तो इस पे बनती है, इस रॉड पे। मैंने कहा फैराडे लॉ नहीं बताता कि कहां बनती है, क्योंकि फैराडे लॉ की लिमिटेशन है, वो तो ये बताता है कि बैटरी बन गई इतनी बाउंड्री पे, लेकिन अगर कोई पूछे कि बैटरी कहां बनी, इस रॉड पे बनी या इस पे बनी या इस पे बनी या इस पे बनी, वो फैराडे नहीं बताता। वो तो मोशनल से ही सोच सकते हो ना कि जो बैटरी बनी है वो यहां नहीं बनती, वो इस पे बनती है, इस रॉड पे बनती है, ऐसी मान लो कोई पूछ ले। बात समझ में आई या नहीं आई? फैराडे लॉ की लिमिटेशन क्या है, वो ईएमएफ इंड्यूस बता देगा, वो ईएमएफ इंड्यूस बता देगा, नहीं करंट इंड्यूस भी निकल जाएगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस करोगे तो करंट भी आ जाएगा, हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में किया था, वही तो हो गया। लेकिन ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि फैराडे की एक लिमिटेशन क्या हो गई कि इसके अंदर इट डज नॉट टेल कि बैटरी कहां बन रही है, हाँ या ना? जबकि मोशनल से तुम्हें पता था कि इस पे क्या बोलते हैं बन रही होगी, इस रॉड पे, मूविंग रॉड पे बन रही होगी, जिसकी वेलोसिटी v दी हुई है। मतलब फैराडे से हम सारे सोच सकते थे पी एंड सी वाले परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन, जैसे स्लाइडर ऐसे है, स्लाइडर ऐसे है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखते हैं। मैंने कहा बी अंदर है, बी अंदर है और एरिया भी अंदर ले लो, बी भी अंदर है, तो मैंने कह दिया टाइम के साथ एरिया कम हो रहा है, तो फ्लक्स लेकिन इसका मतलब कम हो रही है, कम होने से कैसे रोकेंगे कि बी इंड्यूस भी अंदर आ जाए, बी इंड्यूस भी अंदर आ जाएगा तो करंट ऐसे जाएगा, तो बैटरी ऐसे बनेगी, हाँ या ना? बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? श्योर? तो फेरेड, अच्छा अब ऐसा होता है, देयर आर आई थिंक 3 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, 3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। एक जो ओनली मोशनल से होंगे, और एक जो ओनली फैराडे से होंगे, और एक जो दोनों से होंगे। ये बता दो ओनली मोशनल वाले कौन से क्वेश्चन है? हमें पता है जिनमें लूप है ही नहीं, जिनमें लूप है ही नहीं, कि कल कोई कहे कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड थी, यहां पर रॉड भाग रही थी, मैंने कहा भाड़ में जाए, फैराडे कहां मारोगे मेरे सर पे, उसके लिए तो क्लोज लूप चाहिए। या यहां पे हिंज कर दिया और घुमा दिया, मैंने कहा फैराडे कैसे लगाओगे, देयर इज नो डैम लूप। या ये कहो कि इनफाइनाइट वायर लिया था और यहां पर भगा दिया था कंडक्टर को, मैंने कहा फैराडे से तो हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ मोशनल से होंगे। लेकिन इन्हीं तीनों क्वेश्चन के लूप वाले काउंटर पार्ट जो मैंने करवाए, वो फैराडे से भी हो सकते हैं, मोशनल से भी हो सकते हैं, क्योंकि मोशन भी हो रहा है, लूप भी है। अब ये ओनली फैराडे वाले कौन से हैं कि स्टेशनरी में भी तो फ्लक्स चेंज कर सकते हो, कि तुमने कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड है जी, और मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड को फंक्शन ही दे दिया टाइम का, ले देयर इज नो टाइम मोशन, तो मोशनल से तो सोच भी नहीं सकते इसको तो यही कहोगे कि यार इस लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रही थी, और फ्लक्स चेंज हो रही थी इस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन ओनली बी डन बाय फैराडे लॉ। ओनली मोशनल क्या हो गया, जिनके अंदर लूप ही नहीं है, और जिनमें मोशन भी है और लूप भी है, वो दोनों से कर सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? डायरेक्शन अलग से सोचना, डायरेक्शन अलग से सोचना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन कराया था पिछली बार, ये वाला करवाया था जिसमें करंट आई जा रहा था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये रेजिस्टेंस R था, ये डिस्टेंस A था, और ये स्लाइडर की लेंथ L थी, और वेलोसिटी इधर था। इसमें करंट इंड्यूस निकालना था, याद आ रहा है? अब इसको करना चाहूं मैं अगर फैराडे से, हो जाना चाहिए क्योंकि देयर इज सम लूप। हाँ थोड़ी दिक्कत आ गई यार, दिक्कत ही आ गई, फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट इसलिए आएगी ना क्योंकि एरिया टाइम डिपेंडेंट है, हाँ या ना? पहले तो फ्लक्स ही निकालना झंझट हो गया। हाँ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के ऊपर अलग अलग है ना, तो मैंने कहा आई के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, आई के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो यहां से सपोज y डिस्टेंस पे dy स्ट्रिप काटोगे, और dy स्ट्रिप काटोगे, और इस डिस्टेंस को क्या ले लोगे, x, ये भी वेरिएबल लेना पड़ेगा,
और ज्यादा सोच, ओ क्या इसमें कुछ है क्या, बस ये इसमें फ्लक्स निकाल ले। इसमें फ्लक्स कितना आएगा, सोचो फ्लक्स कितना आएगा, सोचो। मेरे ख्याल से ये आएगा, बी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई इंटू कॉस 0, क्योंकि मैंने एरिया वेक्टर भी अंदर ले लिया, बी तो अंदर था ही, हाँ या ना। ये हो गया छोटी सी फ्लक्स। पूरी फ्लक्स निकालनी है मुझे, पूरी फ्लक्स। तो y शुड गो फ्रॉम ए से y शुड गो फ्रॉम टू a प्लस एल। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाय ए। हाँ x, तो अभी रुक तो जाना, किसी इंस्टेंट पे जब इसकी वैल्यू x थी तब निकाल ली फ्लक्स। अब कहा कि इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ a चेंज नहीं हो रहा, ये l चेंज नहीं हो रहा, ये x चेंज हो रहा है। तो डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एक्स बाई डी टी अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए। डी एक्स बाई डी टी को क्या लिखोगे, माइनस वी, हाँ या ना, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। फिर मैंने कहा भाड़ में जाए, हमने तो वैसे भी मॉड लेना है, तो यही तो ईएमएफ आया था, याद करेंगे तो म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए। और ये निशांत है ना, ये इसको ऐसे कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि वो जो पिछला तरीका था वो तो उसको समझ में आया नहीं, मतलब बच्चे कहेंगे ये कौन सा ये आना है, इसे तो पहले इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकाली फिर डिफरेंशिएट मार रहे हैं। ये आसान है, वो आसान है, निकालते वो आसान है। हाँ बीएलवी वाला ज्यादा आसान है, फैराडे लॉ से कर रहा होगा। हाँ मॉडल ने ऐसे किया हुआ है। ईएमएफ आया, डायरेक्शन क्या सोचेंगे, मैंने कहा टाइम के साथ वेलोसिटी इधर है, टाइम के साथ फ्लक्स कम हो रही है, तो बी इंड्यूस अंदर होएगा, अंदर होएगा तो करंट ऐसे होगा, करंट ऐसे होगा तो बैटरी ऐसे होगी, और करंट इंड्यूस क्या हो जाएगा, दिस अपॉन रेजिस्टेंस, ये करंट इंड्यूस हो गया। V क्रॉस B से भी शायद वही आ रहा होगा, V क्रॉस B, क्रॉस B पीछे की तरफ। अब बात समझ में आई या नहीं आई, यारो हम ये बता रहे थे, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है मान लो, हो सकता है ना। अरे तो ऐसे यार, ऐसे ऐसे वाला मैग्नेट है ना, हाँ हॉर्सशू टाइप का कुछ है, ऐसे वाला है, ये मैंने बना दिया, मेरी मर्जी। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, हाँ स्पीकर को काट दिया बीच से, हैप्पी। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंड मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट चेंज किया होगा मैग्नेट के अंदर, जैसे म्यू नॉट एनआई वाला टाइप होता है, तो आई बढ़ाता जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लूप मेक्स, ओए रुक जाओगे, बी चेंजेस at rate of B changes at rate of 1 Tesla per second, और फिर लूप लेके बैठ गया ये ऐसे, और ये कह रहा है जो ये लूप है इसमें ये एंगल है 30 डिग्री, और ये रेडियस है r को दे दिया 1/√π मीटर, पता नहीं क्यों करा,
वैल्यू अच्छी आएगी ऐसी। हाँ हाँ, फाइंड ईएमएफ, टर्न्स भी ले ले भाई, 2 टर्न्स भी ले ले, 2 टर्न्स भी ले ले। फाइंड ईएमएफ, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? सर फ्लक्स निकाल हाँ एग्जैक्टली, कुछ करना थोड़ी है। प्रोजेक्टेड एरिया तो मतलब ऐसा ले लो कि भाई ये एरिया वेक्टर ले लिया, हाँ या ना, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया, और मैंने कहा भाई ये बीच का एंगल 60 हो गया, तो फ्लक्स हो जाएगा, ये मोशनल से नहीं हो सकता क्योंकि देयर इज नो टाइम मोशन, इट हैज टू बी डन बाय फैराडे। फ्लक्स हो जाएगा बी ए cos 60, और बी ए को लिख दो पाई आर स्क्वायर को पाई लिख दिया तो कट गया, cos 60 को 1/2 लिख दिया। रुक जाओ, नंबर ऑफ टर्न्स अंकल जी लगाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? 2, तो फ्लक्स आ गया बी, फ्लक्स आ गया बी, और फिर d∅dt करना है। d∅dt क्या हो गया? dv/dt, वो हो गया 1, तो 1 वोल्ट का बैटरी बनी है। प्रोजेक्टेड एरिया भी मतलब उससे भी वही होगा। a sin 30 लेंगे। हाँ a sin 30 ले लो, नहीं हाँ तो a sin 30 1/2 ही तो हुआ। हाँ दूसरी चीज, अब डायरेक्शन चाहिए मुझे, डायरेक्शन ईएमएफ की पोलैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट ही तो वो है। बी चेंजेस, इसमें चेंजेस वर्ड बड़ा डाइसी है, इट शुड बी आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, या तो यहाँ पर प्लस माइनस लिख दे, वो प्लस लिख दे तो क्या होगा? इंक्रीजेस, बी इंक्रीज। अब ये बी अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स टेक्निकली इंक्रीज हो रही है, तो बी इंड्यूस उल्टा होगा, ऐसे हो जाएगा बी इंड्यूस। तुमको ऐसे मतलब एक्चुअली वो इसके उल्टा तो हो ही नहीं सकता, वो लूप के तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो लेकिन बी इंड्यूस ऐसे हो जाएगा, तो हाँ तो उसका कंपोनेंट बी एक्सटर्नल को काटेगा, बेसिकली इंक्रीज करने से रोकेगा, हाँ या ना। तो मैंने कहा बी इंड्यूस ऐसे होगा, तो करंट इंड्यूस ऐसे हो जाएगा और बैटरी ऐसी हो जाएगी, हाँ या ना, हो गया। कहां से? वो जब आपने ऑपोजिट में लिया ना, B induced, मैंने कहा भैया बी हमारा इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रही है क्योंकि बी ए cos थीटा के हिसाब से बी इंक्रीज हो रहा है, तो बी इंड्यूस बी एक्सटर्नल को काटे तो बी इंड्यूस उल्टा होना चाहिए। मैंने कहा बी इंड्यूस उल्टा नहीं होता, जब भी कोई लूप होता है तो उसमें करंट की डायरेक्शन में फ्लो करोगे तो बी इंड्यूस बनता है, तो वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर दिखाते हो ना तुम, तो बी इंड्यूस ऐसे बनाओगे, जैसे इसका कंपोनेंट हमारा बी एक्सटर्नल को काटेगा और बी इंड्यूस इधर बनेगा तो करंट ऐसे बनेगा, हो गया। सर बी इंड्यूस मतलब कंप्लीटली काटता है बी एक्सटर्नल को? नहीं, अगर वो इंक्रीज कर रहा है, अगर डिक्रीज कर रहा होता तो फिर बी इंड्यूस इधर की तरफ बनाते, फिर करंट की डायरेक्शन ऐसे लेते, बैटरी उल्टी बना देते, या बड़ा हो जाता छोटा हो जाता। क्या दिक्कत हुई? अभी भी डाउट है मुझे। मतलब अगर लाइन के निकालना बी इंड्यूस का? नहीं वो तो सेंटर पे होगा ना, क्योंकि बी इंड्यूस कौन सा ऐसे है, वो भी तो फ्लावर की तरह बनेगा, सर्कुलर लूप है अगर, तो बी इंड्यूस कैसे बनेगा? फैलसा नहीं आएगा जैसे सोलेनॉइड का होता था। बात समझ में आई या नहीं आई?